नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर इंद्रकांत शर्मा, आरपीएफ नंगल डैम। आपके सामने पुनः कुछ महत्वपूर्ण स्टैंडिंग ऑर्डर के संबंध में जानकारी देने आया हूँ। आज मैं आपको जानकारी फर्स्टली दे रहा हूँ सीक्रेट सर्विस फंड। ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर में डीजी महोदय द्वारा सीक्रेट सर्विस फंड के संबंध में बताया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में लिखा गया था एसएसएफ सीक्रेट सर्विस शैल बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। निम्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है उन सूचनाओं को इकट्ठा करना जो रेलवे की सुरक्षा एवं कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है और तथा अवांछनीय गतिविधियों से कोई जुड़ी हुई चीजें जो रेलवे के सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, उनकी सूचना इकट्ठे करने में इस फंड का प्रयोग किया जा सकता है। सेकेंडरी जो आरपीपी एक्ट से संबंधित अपराधी है उनकी सूचना इकट्ठा करने संबंध भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। थर्ड है यात्री संबंधी अपराध, उनकी यात्री संबंधी उनकी जान माल से अथवा जान से जुड़े हुए कोई भी अपराधों की पतासाजी हेतु भी इस फंड का प्रयोग किया जा सकता है। कोई यूनियनों के विषय में जानकारी हेतु जिससे रेलवे के संचालन पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो, उन सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए भी इस फंड का प्रयोग किया जा सकता है। तथा अन्य सूचनाएं जो रेलवे से संबंधित हो, उन सभी सूचनाओं को इकट्ठा करने के संबंध में इस फंड का प्रयोग किया जा सकता है। अब यह इस फंड को डायरेक्टली जो मुखबिर होते हैं, हमारे सोर्स होते हैं, उन सोर्स को पैसा, उपहार अथवा गिफ्ट देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। एवं इस सबसे महत्वपूर्ण इस सीक्रेट सर्विस फंड के जो बातें हैं कि इस फंड से किसी भी स्टाफ को कोई रिवार्ड सैंक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिवार्ड के लिए अलग से बजट का आवंटन पूर्व में किया गया है। हर जोन के जो सीएससी होते हैं उनके अधीन सीक्रेट सर्विस फंड रहेगा तथा वही कंसर्न सीएससी को अलॉट करने की पावर रखेंगे। एंड जो सीएससी हैं अपने हेडक्वार्टर और डिविजनों में इसको पर ईयर एलोकेट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, देंगे। इसमें एक शर्त यह लगाई गई कि कंसर्न सीएससी को कम से कम इस फंड का 50% अपने डिवीजन या हेडक्वार्टर में जरूर डिवाइड करना है, इसको खर्च करना है। उसके पश्चात भी अगर सीएससी मुद्दे को ऐसा लगे कि वहां पे सेंसिटिव स्ट्रेंथ या किसी अन्य सूचनाओं या ग्रेविटी ऑफ केस के आधार पे कहीं ज्यादा देना है तो उनकी इच्छा है, वो दे सकते हैं। ऐसे ही आईजी आरपीएफ को भी 50% कम से कम पर ईयर अपनी बटालियनों पे खर्च करना है। इससे अलावा जहां भी एक्स्ट्रा समझे वहां पे खर्च कर सकते हैं इसका और आवंटित कर सकते हैं। इसके सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि इसका अकाउंटल क्या रहेगा। इसमें जिनको जैसे सीएससी महोदय द्वारा डीएससी या सीनियर डीएससी को जो फंड आवंटित होगा वह उनको एक कैश बुक में स्वयं अपने हाथ से उसके संबंध में लिखेंगे तथा डे टू डे जो भी उनका खर्च होता है उनके रिसिप्ट आदि को उसमें लगाएंगे। अगर कहीं ऐसा संभव है कि रिसिप्ट आदि नहीं लगाना, उसको गोपनीय रखना है, तो उसमें एक प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे कि इस फंड का ऐसे प्रयोग किया है। सेकंड, उस कैश बुक को डीजी महोदय, सीएससी महोदय, डीजी महोदय द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी ऑफिसर उसको इंस्पेक्ट करेगा, निरीक्षण करेगा इस फंड का प्रयोग सही प्रकार किया गया अथवा नहीं किया गया है या कहाँ किया जा रहा है। एवं पर ईयर में कंसर्न डीएससी जिसके अधीन जिसको फंड डिवाइड हो प्रमाण पत्र जारी करेगा कि मेरे द्वारा इसी से इस फंड का प्रयोग वहां पे किया गया है और ये उचित मतलब एक उचित रूप से प्रयोग किया गया है, नहीं कि इसका अनुचित प्रयोग है। इसमें सबसे एक ध्यान देने योग्य बात है कि इस फंड का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खुला, किसी भी प्रकार का बैंक अकाउंट इस फंड के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। एंड इसमें पावर ऑफ सैंक्शन, इसमें जो सैंक्शन करने की पावर्स है वो निम्न है। जैसे सीनियर डीएससी, डीएससी सीओज एंड डिप्टी डायरेक्टर रेलवे बोर्ड अप टू 5000 तक फंड को सैंक्शन कर सकते हैं। डीआईजी एंड से एडिशनल सीएससी अप टू 10,000, आईजी एंड सीएससी अप टू 15,000 एंड डीजी की नो लिमिट, मतलब वो कितना भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई ऐसी लिमिट नहीं है। अब इंस्पेक्शन ऑफ एसएसएफ फंड, उसमें डीजी या डीजी महोदय द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी ऑफिसर इसका इंस्पेक्शन करेगा और इसका फंड का क्या क्या कहाँ प्रयोग हुआ है उस संबंध में डीजी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित करेगा। अब लास्टली इसका पॉइंट है एसएसएफ से संबंधित जो पत्राचार होगा उन लेटर के ऊपर सीक्रेट लिखा जाएगा ताकि उसको कोई ऐसे न खोले। एंड ट्रांसफर और पोस्टिंग के समय जो कंसर्न डीएससी मुद्दे के पास फंड शेष है उस फंड का हैंड ओवर टेक ओवर करने के बाद डीजी मुद्दे उसकी रिपोर्ट भेजेंगे। अभी ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस के संबंध में मैं एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो डीजी मुद्दे द्वारा जारी किया गया था उसके विषय में जानकारी दूंगा। डीजी मुद्दे द्वारा प्राय यह देखा गया था कि जो पत्राचार हो रहा है उसमें प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं हो पा रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि इसमें उनके द्वारा मौखिक रूप से भी निर्देश दिए गए थे कि मैक्सिमम जो लेटर्स हैं जैसे सीएससी ऑफिस जो लेटर डीजी मुद्दे को जाएंगे तो उन पे कंसर्न सीएससी ही हस्ताक्षर करके भेजे, परंतु उसमें
नीचे के रैंक के कुछ अधिकारी हस्ताक्षर कर देते थे, जिसपे डीजी मुद्दे ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त स्टैंडिंग ऑर्डर पेज 93 की रचना की थी तथा उसमें निम्न इनको दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि किस किस स्थिति में कौन कौन हस्ताक्षर कर सकते हैं और उसको कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। इसमें एक समस्या यह भी आती थी कि जो किसी लेटर को जब ऊपर भेजा जाता था तो उसमें कंसर्न सीएससी के अगर सिग्नेचर नहीं होते थे तो उस लेटर में अगर कुछ कमियां हैं तो उसमें जिम्मेदारी फिक्स करने में भी समस्या आती थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डीजी मोदी द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें फर्स्ट क्लियर कट लिखा गया था कि अगर जो डिवीजन ऑफिस से कोई लेटर आएगा तो उसके लिए डीएससी मुद्दा एवं जोन लेवल से कोई लेटर आएगा उसके लिए सीएससी मुद्दा रेस्पॉन्सिबल होंगे। सेकंड लेवल, यदि सीएससी आउट ऑफ हेडक्वार्टर है तो डिप्टी सीएससी साइन करें या साइन कर सकते हैं, या जो इमरजेंसी लेटर हो उन्हीं पर वह साइन कर सकते हैं, अन्यथा मैक्सिमम सीएससी मुद्दे द्वारा ही साइन किए जाए। थर्ड इसमें दिया गया था कि यदि डिप्टी सीएससी मुद्दे साइन करते हैं लेटर पे तो उसमें निम्न प्रोसीजर एडॉप्ट करनी पड़ेगी उनको। फर्स्टली क्या था, जब एक बार कोई ड्राफ्ट तैयार होता है उसमें सीएससी मुद्दे द्वारा हस्ताक्षर किया जा चुका है एवं उसकी जो फेयर कॉपी रेडी होती है वो डिप्टी सीएससी मुद्दे के सामने हस्ताक्षर हेतु लाई जाती है, तो सीएससी की अनुपस्थिति में इस पर एचडी करके वे अपना नाम लिखेंगे, लाइक एज एचडी अपना नाम XYZ, उसमें सीएससी एनआर के नाम से, सपोज नॉर्दर्न रेलवे हमारा एनआर के नाम से लिखा जाएगा और उसकी साइड में ट्रू कॉपी लिखी जाएगी जैसे एपीसी जो उनका नाम होगा एंड डिप्टी सीएससी, उसको ऐसे इंडिकेट किया जाएगा। इसमें बी किया गया था, या सीएससी मुद्दे किसी पत्र के किसी लाइन पर हाईलाइट कर दे कि इसका जवाब आपको भेजना है, तो उस संबंध में लेटर जो, लेकिन वो लेटर खुद ड्राफ्ट न करके अधिकारी से ड्राफ्ट कराते, तो उसमें जो ड्राफ्ट करने वाला अधिकारी होगा वो एक रिमार्क डालेगा, उसमें लिखेगा कि इसका जवाब देने के लिए मुझे अधिकृत किया गया। एंड सी में, जब सीएससी हेडक्वार्टर में नहीं है या लेटर को भी उन्होंने नहीं देखा है और डिप्टी सीएससी मुद्दे द्वारा लेटर भेजा जा रहा है, साइन किया जा रहा है, तो उसमें सीएससी आरपीएफ पे 4 करके अपने हस्ताक्षर करके लेटर को भेजें। फोर्थ इसमें बोला गया था, जो लेटर सीएससी द्वारा हस्ताक्षर नहीं होगा तो उसमें लिखना, उसमें क्या क्या लिखना होगा आपको, ये चीज है कि नंबर 1 पॉइंट तो इंगित ये कराना होगा कि इसमें भाषा और विचार जो लिखे गए इसकी वो सीएससी मुद्दे के ही है। सेकेंडरी कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिसमें केवल उसमें लिखा जाएगा कि संकेत देगा कि इसमें जो विचार है वो सीएससी मुद्दे के नहीं है, और जैसे लास्ट में कि सीएससी मुद्दे को इस संबंध में नहीं भी जानकारी तो न भाषा और नहीं विचार सीएससी मुद्दे पे, ऐसा होगा। इसमें लास्ट में किया गया था कि जब भी कोई लेटर सुपीरियर ऑफिसर को भेजा जाएगा तो कंसर्न सीएससी ही उस पर मैक्सिमम हस्ताक्षर करेंगे और फिर उनमें हस्ताक्षर करने का प्रयास करना चाहिए, नीचे के अधिकारियों से हस्ताक्षर कम से कम कराने का प्रयास करें। और लास्टली ये बोला गया था कि जब सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा कोई लेटर इस संबंध का भेजा जाता है तो उसको सीएससी मुद्दे द्वारा ही अटेंड किया जाए और वही इसको इस लेटर को अटेंड करे और उसको खोले। तो यह लास्ट इसमें जो ऑफिस कोरेस्पोंडेंट के संबंध में बताया गया है, ये पूर्ण जानकारी। अभी एक सबसे महत्वपूर्ण स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, इश्यू ऑफ यूआईएन नंबर ऑफ नॉन गजेटेड आरपीएफ एंड आरपीएफ पर्सन। इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसके संबंध में डीजी मुद्दे द्वारा आदेश किया गया था स्टैंडिंग ऑर्डर 90 के अनुसार। उसमें उन्होंने देखा गया था कि जो आरपीएफ और आरपीएफ में कोई भी यूआईएन मतलब यूनिक आइडेंटिटी के संबंध में कोई भी सिस्टम नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा एक सिस्टमेटिक रूप से सभी को नंबर देने संबंधी एक दिशा निर्देश जारी किए गए इसमें, तथा उनके द्वारा कोई ऐसी वैज्ञानिक विधि बनाने पर जोर दिया गया कि जिससे एक सिस्टमेटिक तरीके से सभी स्टाफ आरपीएफ पर्सनल नॉन गजेटेड जो है उनके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर हो पाए, जिसका वह उपयोग ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस में कर सके तथा उसको वर्दी पर पहनने हेतु पाबंदी है और उसको उसकी सेवा पुस्तिका में लिखा जाए और कंसर्न सीएससी मुद्दे को एक साइंटिफिक जो उनके द्वारा मेथड निर्धारित है उसके अनुसार यूआईएन नंबर बनाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें सबसे पहले जो यूआईएन नंबर लिखा जाएगा उसमें जो भी कंसर्न जोन होगा उस जोन का जो कोड है वही उसका शुरुआत होगा, लाइक है जैसे नॉर्दर्न रेलवे का एनआर है तो एनआर से ही यूआईएन नंबर शुरू होगा, सेंट्रल रेलवे का सीआर तो सीआर से शुरू होगा, अलग अलग होगा। जो आरपीएफ केस में है तो आरपीएफ के लिए आरपीएसएफ ही लिखा जाएगा, उसके बाद यूआईएन नंबर शुरू होगा।
इसमें एक चीज और दी गई है कि जो सभी प्रोडक्शन यूनिट्स है उसके यूएन नंबर भी कंसर्न जिस जोन के अंदर अंतर्गत वह यूनिट आती है उनके कंसर्न सीएससी के द्वारा ही उनको यूएन नंबर अलॉट किया जाएगा वहां के स्टाफ। इसमें जो भी अल्फाबेटिकली नंबर होंगे तथा वह 7 नंबर का एक पूरा यूएन नंबर टोटल 7 डिजिट का होगा। उसमें पहले जोनल रेलवे या आरपीएसएफ का कोड इंडिकेट होगा, नंबर फर्स्ट है। नंबर सेकंड है कि 7 डिजिट का यूएन नंबर जो बनेगा उसमें जो पहली 2 डिजिट होगी वो ईयर की होगी। जैसे कि लाइक एज कोई 2009 या 2009 में कोई भर्ती हुआ है कोई भी नॉन गजेटेड स्टाफ, तो पहली 2 डिजिट 09 2009, तो 09 पहली 2 डिजिट उसमें लिखी जाएगी। उसके बाद जो अगली 4 डिजिट होगी वह कुल उस वर्ष में जो भी नॉन गजेटेड स्टाफ भर्ती हुआ है वो जो उसका नंबर आएगा वह 4 डिजिट उसकी होगी, जिसको मैं भी आपको समझाऊंगा। जैसे कि इसमें यह सबसे जैसे कुक से लगा के एसआई तक जो भी नॉन गजेटेड स्टाफ है तो उनके भर्ती होने के क्रम के अनुसार ही उनकी 4 डिजिट दी जाएगी। जैसे कि एक वर्ष में 2009 वर्ष में 1 से 1015 तक कोई भर्ती हुए हैं तो इसी क्रम अनुसार उनकी डिजिट दी जाएगी, 4 डिजिट इस तरीके से दी जाएगी। और उसके बाद जो 7वीं संख्या लास्ट होगी वो चेक डिजिट होगी, जो डीजी मोदी द्वारा एक साइंटिफिक मेथड के द्वारा तैयार की गई है, जिसके संबंध में भी आपको बताऊंगा। तो मैं आपको उसकी प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ जो मेरे प्रकार से। अभी मैंने आपको समझाने के लिए कुछ प्रयास किया है, अगर आप समझ सके तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा। स्टेप फर्स्ट में 6 डिजिट ऑफ लिखने हैं जो हमारे यूएन नंबर के हैं। लाइक ऐसे जैसे नॉर्दर्न रेलवे का हमने कोई लिया है नंबर, उसमें जो पहले 2 अक्षर हैं ये 09 ये 2009 है, 2009 में जो आए हैं बंदे। और 0351 ये एक नंबर है कि एक वो स्टाफ की इस वर्ष में इतने नंबर पे वो भर्ती हुआ। लाइक ऐसे 1 से 351 भर्ती हुई तो 351 वाले का हम बना रहे हैं, तो 0 क्योंकि 4 डिजिट होनी है तो 0351 इसमें आ गया। सेकेंडरी स्टेप 2 में क्या होगा कि हम इन 6 डिजिट के जो हमारा यूएन नंबर है इनके नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 to 1 की गिनती लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऊपर हमारा यूएन नंबर हो गया और नीचे हमारा 1 to 6 डिजिट हो गई। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम कि इनकी आपस में हम गुना मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने लिखा तो इसकी जो ऊपर नीचे की डिजिट है इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इनका योग आएगा वो देखते हैं। जैसे 1:1 1, 5 into 2 10, 3 3 9, 0 4 0, 9 45 and 0 ऐसे आएगा। स्टेप 4 में क्या है कि हमें सभी को जिनको ऐड करना है, जैसे 0 + 45 + 0 फिर से 9 + 10 तो टोटल 65 इसका जोड़ा है। जब तक ये ध्यान देने के बाद जब तक ये डबल डिजिट में रहेगा तो ये आपस में भी जुड़ता रहेगा, ये निकाला है। जैसे कि स्टेप 5 में क्या आ गया, जो 65 हमारा लास्ट में बचा था तो 6 + 5 हमने उसको अलग से किया तो उसको 11 हो गया। अब ये भी 2 डिजिट में आया तो इसको फिर से जोड़ना है 1 + 1, तो इसको 1 + 1 करके 2 आ गया। अब इसके लिए सबसे साइंटिफिक ये दिया कि जो लास्ट की सिंगल डिजिट आएगी तो उसको 10 में से माइनस करना है। तो जैसे 10 में से माइनस करके तो 8, जो 8 आया तो वो हमारी चेक डिजिट होगी और वो ही 7 नंबर पे आएगी। जैसे अब ये नंबर पूरा ये होगा NR 09035118। तो यही सेम प्रोसीजर आरपीएसएफ में फॉलो करेंगे। आरपीएसएफ में तो यहाँ पे आरपीएसएफ लिखा जाएगा और उसके अनुसार उसका नंबर दे दिया जाएगा। तो एक ये जो आइडेंटिटी दी है इसी से यूएन निर्धारित होता है और सभी जोनों के कंसर्न सीएससी को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।